z इज इक्वल टू 2x प्लस y, ये सब ये कंडीशन है। x y क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब हमने जो शेड करना है कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसके बाद ये x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 7x प्लस y लेस देन इक्वल टू 35। पहले हम इसको करेंगे इक्वल में करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे। x plus y is equal to 3, 7x plus 5y is equal to 35। अब हम पुट करेंगे x is equal to 0, y की वैल्यू आएगी, y पुट करेंगे x की वैल्यू, x is equal to 0, y is equal to 3, तो ये 0 से जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट y is equal to 0 है, x is equal to 3, तो 3 0। नेक्स्ट x is equal to 0, y is equal to 5, 0 7, y is equal to 0, x is equal to 5, तो ये 5 हुआ। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, फिर हम उसको शेड करेंगे, जो शेडिंग होगी वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगी ड्यू टू दिस कंडीशन। जी पॉइंट्स मैक्सिमम 7 y है और x 5 है। समझ आ गई सर? अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0 3 है, x वैल्यू 0, y वैल्यू 3, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 3 0, ये पॉइंट। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इसमें पुट करें, x भी 0 पुट करें, y भी पुट करें। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, तो x प्लस y इसमें 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। और सेकंड भी अभी हम चेक कर लेते हैं, 0 लेस देन 35, ये ट्रू आ जाए। अब जो फर्स्ट हमने अभी किया ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो फर्स्ट किया इसको डाउनवर्ड शेड करेंगे, डाउनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स रीजन। ये लाइन नंबर 1 है, आपने नंबरिंग भी कर देनी है लाइन के एंड पे जी। इसका मतलब बच्चे सोए नहीं हुए, जाग रहे हैं, बिल्कुल सही। अब ये फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड वाला, सेकंड जो लाइन है वो क्या है, 0 7, x वैल्यू 0, y वैल्यू 7, ये पॉइंट है। देन x 5 है और y 0 है। इसको आप देखिए, ये ट्रू है स्टेटमेंट टुवर्ड्स रीजन आपने, तो हमने एरिया जो शेड करना है ना वो ये वाला नहीं होगा। एक तो पहली बात आपने ये याद रखनी कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमने इसको शेड नहीं करना क्योंकि ये लाइन नंबर 2 का तो सॉल्यूशन है, लेकिन लाइन नंबर 1 का नहीं है, तो 1 का भी यही है, ये वाला 1 और 2 का दोनों का। इसको हमने शेड कर दिया। अब हमने देखना है शेडिंग एरिया में, एक तो ये शेडिंग एरिया या हम इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, शेडिंग रीजन या फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन की आपको बताया था कि ऐसा रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें हमें देखने कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ये A, इसको आप कर लें, ये आ जाएगा 0 3। सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट है B जो कि 0 7 है, और थर्ड पॉइंट हम कर लेते C, ये है 5 0, और उसके बाद D है ये 3 और 0। इसमें लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है, इधर लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे तो नहीं हो रहा शेडिंग एरिया में फिजिबल, इसलिए हम उसका ये पॉइंट हम फाइंड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे ना वो यही होंगे 1 2 3 4, ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। रेड हो गया, A 0 3 है, B इज इक्वल टू 0 7, C इज इक्वल टू 5 0 है, और D इज इक्वल टू 3 0। इसको हमने अब मेन जो हमारे पास है ये इक्वेशन है, इसको मैंने आपको बताया था, इसका क्या नाम है, फंक्शन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब हमने इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। उसके बाद हमने करना है इसको, उसमें पुट करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है A 0 3, इसमें पुट करें, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया, A का आंसर है। फिर B पुट करेंगे, B की वैल्यू है 0 7, C इज इक्वल टू 7,
ये सेकंड पॉइंट आ गया। सी हम पुट करेंगे, सी क्या है इसमें 5 0 5 into 0। इसमें आप x की वैल्यू 5 पुट करें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 10 और प्लस ये 0 है y वैल्यू, पहले x वैल्यू 0 थी, अब y वैल्यू 0। अब उसके बाद d पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, वो कौन सा है 3 0 8। इसमें आप x की वैल्यू 3 पुट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का आंसर होता है 6 होता है, तो 6 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 6 ही होगा। तो अब ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ये बाद हम ये z की वैल्यू आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ मिनिमाइज का, कि वो वैल्यू बताएं कि जिस पर फंक्शन मिनिमाइज हो। तो क्या करेंगे कि सबसे स्मॉलर वैल्यू को 3 है, तो 3 आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा द कॉर्नर पॉइंट 03 मिनिमाइज द फंक्शन, द कॉर्नर पॉइंट A03 मिनिमाइज द फंक्शन। फंक्शन कौन सा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिनिमम है, ठीक है, ये नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चल देखिए, बहुत इजी है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को समझ लग जाएगा तो फिर सॉल्व करना इजी है। सॉल्व वही है, हमने इनइक्वालिटीज बनानी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स, कोई फूड है एक्स है, ठीक है, हम उसको इसका नाम देंगे। फूड क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, खाने की कोई चीज होती है, ठीक है, बिस्किट ही कह रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम स्पेशल नाम के बजाय एक्स करते हैं। मैथ्स में आपको पता है एक्स कहते हैं, इंग्लिश में एक्स और होता है, ई एक्स वाला एक्स, ठीक है। तो अब आप देखिए एक्स क्या है, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है 25 है, कॉस्ट इसकी 25, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं डाटा, जैसे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल करते हैं, इसी तरह इसमें डाटा जो पढ़ रहे हैं उधर से आप वहां पर लिख सकते। एक्स उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी 25 है, एंड कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन के 2 यूनिट है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, और आयरन के कितने 4 यूनिट है। तो किसके 2 यूनिट्स हैं, प्रोटीन के, तो एक हम कॉलम बना लेते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन के कितने यूनिट है 2 है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, और आयरन के 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये ऊपर फूड, ये फूड है और उसकी कॉस्ट कितनी आ गई 25 हमने बता दिया कॉस्ट उसकी। उसमें क्या रिक्वायर्ड, उसमें था प्रोटीन 2 यूनिट्स हैं और आयरन कितने 4 है। नेक्स्ट एक और फूड है, यूनिट ऑफ फूड वाई कॉस्ट, अब वाई की जो कॉस्ट है वो कितनी है 30 है। हम सेकंड फूड एक बना लेते हैं जो कि इसकी कॉस्ट कितनी है 30 आ रही है, एंड कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन के कितने यूनिट्स हैं 3 हैं, एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन, आयरन के कितने यूनिट्स हैं 2 हैं। ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन, कहते हैं हर एनिमल को 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, रिसीव होनी चाहिए 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन, एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन, आयरन के कितने होने चाहिए 16 यूनिट्स उसके रिक्वायर्ड है हर एनिमल को, और कब ईच डे, हर रोज इतने जो एनिमल हैं उनको प्रोटीन के 12 यूनिट और आयरन के 16 यूनिट्स रिक्वायर्ड। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल, हर एनिमल को कितने यूनिट्स दें एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब मिनिमम का मतलब ये फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, अगर यही कहा हो तो मैक्सिमम कर देंगे। वैसे भी अगर प्रॉफिट पूछा है ना तो फिर जाहिर है प्रॉफिट क्या होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, अगर प्रॉफिट होगा तो फिर वो क्या होगा मैक्सिमाइज होगा। अब कॉस्ट है, कम से कम कीमत कितनी हो सकती है वो हमने बतानी है, तो मिनिमम अपने फंक्शन को क्या करना है मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को किसको करना है कॉस्ट को करना है। ये कभी ये भी आ जाता है कि इसको प्रोटीन के मिनिमाइज इसको करें, लेकिन क्या कहा है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शन बनेगा ना कॉस्ट वाला, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, तो इस केस में हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं इसको, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो ये होगा 25 x के 25 30 यूनिट्स ऑफ y प्लस 30y, इसको क्या कहते हैं हम z से करते हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, आप मिनिमाइज करें 25 x है और 30 क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये समझ लग गया आपको। तो
जी क्या है, कोई भी एक नाम है, हमने फंक्शन का नाम लिया, फंक्शन एफ कह लें, एफ ऑफ एक्स वाई कह लें, 25x है प्लस 35। जो इधर लिखा हुआ था डाटा को हमने टेबल फॉर्म में बना दिया। टेबल से हम जो ओरिजिनल फॉर्म है क्वेश्चन 5.3 में जो बना रहे थे उस फॉर्म में हम ये लेके आ गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका बना दिया। ये क्या है 6.25x प्लस 35, इसको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट आ रहे हैं 2 यूनिट्स प्रोटीन के 2 ऑफ x और इसी तरह 3y हम लिख देंगे 2x प्लस 3y और इसी तरह देखते हैं 4। अब लेस देन और ग्रेटर देन हमारा बाद में देखते हैं इनइक्वालिटी कैसे बनती है। नेक्स्ट आयरन के कितने यूनिट्स हैं 4 ऑफ x, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस 2y। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू है, मतलब इनइक्वालिटी कौन सी है। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट यूनिट। अगर यहाँ पर एट मोस्ट का होता ना तो फिर उसके लिए हम ग्रेटर देन साइन लगाते हैं। ठीक है, एट लीस्ट का होगा इसलिए क्या करेंगे लेस वाला साइन आएगा, लेस देन और इक्वल टू। फर्स्ट वाला जो है वो कितना आ गया 12 है और सेकंड वाले में 16 है, उसकी ड्यू टोटल लेस देन और इक्वल टू 16। अब आगे हम पहले इन मैं बताता हूँ। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस आएंगी, फिर उसमें x0 पुट करके और y0 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स हम देखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स के बाद आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट करके जिससे आंसर स्मॉलर आ जाए, जो सबसे कम आंसर होगा वो क्या करेगा, वो कॉर्नर पॉइंट मिनिमाइज करेगा फंक्शन को। तो इस तरह ये सॉल्व और सॉल्व करना आप लोगों को आता है मेथड सारा 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 तक आपने किए और इतने इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। 5 से 6 तक एक नॉन आ जाए। ये वैसे मैंने आपको करवाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम थी। और इससे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 और 9 ये दो क्वेश्चन है वो भी सेम है। आप उसको इस तरह टेबल की फॉर्म में बनाएं और उसको सॉल्व करें। अब आपने क्या पूछा है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन हमें कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ पर ये लिखा हो 16 यूनिट्स ऑफ आयरन ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट, अगर यहाँ पर लिखा होता है एट मोस्ट, एट लीस्ट मतलब कम से कम कितना रिक्वायर्ड है। एट मोस्ट क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कितना रिक्वायर्ड। अगर तो एट मोस्ट वर्डिंग होगी तो फिर हम क्या करेंगे इसको ग्रेटर देन में लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एट लीस्ट है, कम से कम कितना होगा उसका, तो हम इसको लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल, ये दोनों इनइक्वालिटी। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होगी वो दोनों ट्रू होगी। इसमें भी 0 पुट करें 0 लेस देन 12, ये भी 0 लेस देन 12, तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगे। ठीक है, तो ये अब आपने टिक कर दिया। हाँ वो तो बता देना, मैं आपको चैप्टर 5 में ये पेज नंबर 229 है। पेज नंबर 229, ठीक है। एक इसका इंट्रोडक्शन है, हम थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं ताकि अगर कोई एमसीक्यू आ रहे तो आप लोग सॉल्व कर सके। मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज, हियर वी शैल कंसीडर दोज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब ये आ जाता है एमसीक्यू आ जाता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो आपने क्या बताना है, ट्रेड, इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, वो 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, ट्रेड है, इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट which involve system of linear inequalities in two variables। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब है हमारे पास कम से कम 2 इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं हर क्वेश्चन में 2 तो 3, 2 से ज्यादा हो तो फिर वो सिस्टम ऑफ 1 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो तो सिर्फ आपको मेथड बताया था, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं है, वो सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो सिस्टम क्या है, 1 से ज्यादा हो, मोर देन 1 इनइक्वालिटीज। Linear inequalities in each problem are used to prescribe limitation or restriction on allocation of available resources। अब available resources कौन से होते हैं, कैपिटल है, मशीनरी है, कैपेसिटी है, लेबर्स हैं, ये सारे इसमें। Our main goal will be to optimize। optimize का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। अब इस चैप्टर में कहते हैं कि हमारा जो मेन गोल है ना, मकसद है इन क्वेश्चंस को सीखने का, इन प्रॉब्लम्स को सीखने का, वो ये है कि ऑप्टिमाइज हम करें।
ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। अ क्वांटिटी अंडर कंसीडरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो अब द मेथड अंडर आवर डिस्कशन इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। जिस मेथड से हम ये सॉल्व करेंगे उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब आगे एमसीक्यू एक और आ जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज की कितनी तादाद है, नंबर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो वो मैंने आपको बताया था, ये सिंबल होता है, ये होता है सिंबल, ये वाला सिंबल होता है और ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कितनी है, 4 है। तो ये एमसीक्यू आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है। तो नेक्स्ट आ जाता है, आप लोगों के पास बुक्स है, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है पेज नंबर 234, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 234। इसमें एक बॉक्स है, इसको आप देखें, ये पढ़ते हैं हम, ये एमसीक्यू आ जाता है और डेफिनेशन भी आ जाती है। आपको पता है इसमें से एक एमसीक्यू आता है, 2 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो डेफिनेशन भी आ जाती है। पहली क्या डेफिनेशन है, हेडिंग में डेफिनेशन की दी हुई है बॉक्स में जो, अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन का ऐसा पॉइंट वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर उसकी 2 बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करें। वो आप लोगों को पता ही है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सपोज एक ये वाला है और दूसरा हम कर लेते हैं कि ऐसे आ जाते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सपोज कर रहे हैं। तो अब ये इसका जो एरिया ना वो हम शेड करेंगे। अब इसमें बाउंड्री लाइन कौन कौन सी है, ओरिजिन तो है ही, ठीक है, उसको वो 0 0 अंडरस्टूड है। लेकिन ये देखिए, एक ये बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री लाइंस ऑफ इंटरसेक्ट, एक ये, दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा। इसका मतलब है जो 3 ये पॉइंट्स ना, इन 3 पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। हालांकि पॉइंट तो ये भी है, इंटरसेक्शन हो रही है, लेकिन ये कंसीडर नहीं हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन या शेडेड रीजन नहीं है हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन सारा हमारा इधर है। अगर कंडीशन भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शन भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, या फिर हम इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि डिफाइन वर्टेक्स, या एमसीक्यू दूसरा का आ जाता है तो उसमें वर्टेक्स का होगा। आप लोगों ने कहा होगा कि हमने तो कॉर्नर पॉइंट्स पढ़े हैं, इसका मतलब है कोई और वो नहीं है, नॉन ऑफ देम लगा दी, वो गलत हो गई। तो ये दोनों सेम है, कॉर्नर पॉइंट्स और वर्टेक्स। ताकि समझ आपको। तो अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट, ये आपने बात याद रखनी है लाजमी। ये सिंपल यहाँ से ही आपने शुरू कर देना, 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारा हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स होगा। बाउंड्री लाइंस कौन सी, बाउंड्री लाइंस तो काफी सारी है, बाउंड्री लाइंस कौन सी, सॉल्यूशन रीजन की। अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर 2 ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आप आ जाए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 237, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। इसको थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। इन द बिगिनिंग we described that linear inequalities prescribe limitation and restrictions on allocation of available resources while tackling a certain problem from everyday life. Each linear inequality concerning the problem is named as problem constraints. तो वो जो लिमिटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने नई इक्वेशन बनाई है, इनइक्वालिटीज बनाई है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके कंस्ट्रेंट्स ये हैं, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज होगी इसको हम कहते हैं। The system of linear inequalities involved in the problem concerned or called problem constraints. ठीक है, ये आपको पता है। The variables used in the system of linear inequality relating to the problem of everyday life or non-negative and or called non-negative constraints. तो ये non-negative होते हैं, मतलब ये आपने देखा अगर कभी भी हमारे पास जहाँ पर जैसे ये 12 लिखा हो, कभी भी हमारे पास -12 नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हो रहा था 0 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, बस यहाँ पे 0 से सारे लाते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि 0 भी आ रहा था इसमें इंक्लूड हो रहे। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 ये सारे रियल नंबर्स अगर 1 से स्टार्ट करें, इसमें अगर 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो पॉजिटिव नंबर क्या मान लेंगे, नॉन नेगेटिव मान लेंगे 0 की वजह से। तो इसमें क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम 0 हो सकती है, या फिर इससे हायर नंबर्स होंगे, रियल लाइन में इससे इधर वाले नंबर होंगे, इधर वाले नंबर नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट है आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 243। आपकी टेक्स्ट बुक है 238 पेज निकाले। सच अ रीजन, अब यहाँ से ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जो डायग्राम बनी उसके साथ नीचे, सच अ रीजन व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिस्ट्रिक्शन हो, उसकी लगी हुई लिमिटेशन हो कि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका सॉल्यूशन लाना है।
एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, ये हम क्वेश्चन में करते हैं, इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन इजी भी लग रही है। तो क्या है, सच अ रीजन व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, और उसके जो पॉइंट्स होंगे सारे, वो जो पॉइंट्स होंगे जो सॉल्यूशन पॉइंट्स, उसको हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि ये फिजिबल रीजन है, ये पता है ना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट थी, इसका कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब इसकी कोई ना कोई ये पॉइंट की लोकेशन तो है ना, एक्स पॉइंट के ये और वाई क्या है, ठीक है, कोई ना कोई इसकी लोकेशन है इधर। ये सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे। A set consisting of all the feasible solutions. A set consisting of all the feasible solution of the system of linear inequalities is called feasible solution. हम उसको feasible solution set कहेंगे। बस लास्ट डेफिनेशन है पेज नंबर 243 पे आए, पेज नंबर 243। Linear programming. A function which is to be maximized or minimized is called objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब इस केस में जो अभी हमने बनाया है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नोट दैट देयर आर infinitely many feasible solutions in the feasible region. The feasible solution which maximizes or minimizes the objective function is called optimal solution. वो जो एक कॉर्नर पॉइंट इसको सॉल्व करने के बाद सपोज 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कॉर्नर पॉइंट इस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा होगा, उस कॉर्नर पॉइंट को जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बस ये इतना ही आप लोगों ने करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही आ जाती है इसमें, और कोई नई चीज़ नहीं है और बहुत इजी है।